हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आइए सर, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग और बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपने एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जितने लोग भी प्रेजेंट है उन सभी को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत संध्या शाम का। और क्लास शुरू करने से पहले शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन, जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो, मोटिवेशन मिले। तो कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अर्थात जीवन में जब तक ठोकर नहीं लगे तब तक हमें संभलना नहीं आता, और अगर ठोकर लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ये ठोकर इस बात का प्रतीक है कि अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ये तभी होगा जब आप उस ठोकर से संभलेंगे और संभल के फिर चलना सीखेंगे। ठीक है, तो गलतियां होनी स्वाभाविक है जीवन में, लेकिन उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यही हमारे जीवन की सीख है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए आज इसी जोश और जुनून के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं अगले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग आ गए जी? सब लोग वेरी गुड इवनिंग, आ गए सब लोग? यस और नो? सब आराम से मजे से बैठे हैं? चाय पानी पी लिया है आप लोगों ने? पी लिया है 2 घंटे तक। अब मैं तो तुम लोग को देख नहीं पा रहा हूं कि चाय पानी पीते हो कि नहीं आप लोग, लेकिन आई होप कि सब कुछ कर लिया होगा। और अभी 2 घंटे हम लोग हिले डुलेंगे नहीं, बस कॉन्सेंट्रेट होके आज के क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आइए। कल हम लोगों ने 40 नंबर का क्वेश्चन कर लिया था, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। कल हमने 40 नंबर का क्वेश्चन किया था कि चाणक्य को डैश नाम से जाना जाता था। मतलब चाणक्य को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें मैंने बताया कि चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, उसके बाद विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, और चाणक्य भी कहा जाता है। इनके 3 नाम थे चाणक्य के। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों नाम चाणक्य के हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, डिफरेंट वनडे एग्जाम्स में। चलो बताओ इसका आंसर, चलिए बताओ फटाफट। सब लोग रिप्लाई करेंगे, आंसर पता है तो रिवीजन भी होगा और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं बताऊंगा, इससे जुड़े और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कैसा डर है जो दिन निकल गया, या अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता, ये तो कामयाबी मुलाकात बाकी। वेरी गुड वेरी गुड। नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। तुम लोग के नाम आते नहीं है, सिर्फ इसमें वो क्या कहते हैं, सिर्फ ईमेल आईडी मिलता है, तो मैं नाम नहीं ले पाता। बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किसने? कलिंग युद्ध के पश्चात किसने ली थी भी? अशोक ने। अब यहां पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि कलिंग युद्ध के पश्चात किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दूसरा क्वेश्चन कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ली, किस युद्ध के पश्चात ली? तो कलिंग युद्ध के पश्चात ली। उसके बाद अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसके द्वारा दी गई, मतलब किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब शिक्षा और दीक्षा में अंतर होता है जी। शिक्षा मतलब मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये लेना और नहीं लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूं, आप हो सकता है सो भी जाए, आप हो सकता है उठ के कहीं और चले जाए, आप हो सकता है सुने और नहीं भी सुने, बंद कर दे मोबाइल। लेकिन दीक्षा जो होती है वो आत्म स्वीकृति से होती है, अपनी स्वेच्छा से गुरु के प्रति समर्पित होके उसके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर
या उसके द्वारा बताए गए नियमों का हम अक्षरशः पालन करते हैं, उसको हम दीक्षा बोलते हैं। आज भी आप देखेंगे बहुत लोग गुरुओं की दीक्षा लेते हैं, जैसे आसाराम बापू, निर्मल बाबा, राम रहीम, नाम तो सुना होगा आपने। ऐसे बाबाओं से लोग दीक्षा लेते हैं और जैसा बाबा बताते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ठीक है जी। तो वेरी, हाँ जितेंद्र, अच्छा आपने लिखा था, वेरी गुड। तो यहां पर मैं आपको 3 और फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ध्यान से। कैसे जी? तो सबसे पहले हम यहां पर अशोक के बारे में कुछ बात करेंगे, जिन्होंने ये सारे डेवलपमेंट्स किया। अशोक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। मैं यहां पर इसको लिखता भी हूं। तो सबसे पहले अगर हम अशोक की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर अशोक की बात करें तो अशोक के फादर का नाम था, क्या नाम था जी? बिंदुसार। ठीक है, अशोक के फादर का नाम बिंदुसार। माता का नाम क्या था जी? अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता जी का नाम था। पत्नी का नाम क्या था जी? तो पत्नी का नाम था कारुवाकी। ठीक है, उसके बाद एक पुत्र और एक पुत्री थी, तो पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रीजन क्योंकि इन दोनों को अशोक ने अपने जीवन के अंतिम अवस्था में कहा भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या था। समझ में आ रही बात? तो एक पुत्र महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हो गई वो फैमिली बैकग्राउंड की। उसके बाद आप देखेंगे कि अशोक जो था, अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक गद्दी पर बैठे। अशोक थोड़े उदंड टाइप के लड़के थे। तो अशोक ने एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दमाने के लिए उन्होंने अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम सक्षम नहीं रहा उस आंदोलन को, उस विद्रोह को दबाने में, तो अशोक को भेजा गया। और अशोक ने, आप देखेंगे कि अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। और ऐसा मानते हैं कि बौद्ध धर्म में कि अशोक ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मौर्य वंश की गद्दी संभाली, मतलब पिता के का विरोध करके। तो अशोक ने गद्दी संभाली। गद्दी संभालने के बाद 8वें वर्ष में, 8th ईयर में, यहां पर ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स है, 8 ईयर में, कब? 261 बीसी में अशोक ने कहां पर? तो कलिंग पर आक्रमण किया था जी। कलिंग पर आक्रमण किया था। एग्जाम में पूछा है कि अशोक ने किस वर्ष में और अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग युद्ध के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कलिंग है वो आज का उड़ीसा जो है वहां पर स्थित है, समुद्र तट के किनारे। और ऐसा अशोक के टाइम में माना जाता था कि कलिंग में बहुत सारा सोना है, साथ में हाथी सवार और घुड़सवार भी है वहां पर। इनसे प्रेरित होकर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध लड़ने के बाद बड़े पैमाने पर उसने रक्तपात किया, वहां के लोगों की हत्या करी। जब शाम को लौटने लगा युद्ध लड़ने के बाद, तो उसका मन विह्वल हो गया। उसने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने, क्यों लड़ रहा हूं, क्यों लोगों को मारा मैंने। उसका मन विह्वल हो गया और घर आने के बाद उसने निर्णय लिया कि भाई मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध विजय की जगह धम्म विजय करूंगा, धर्म का रास्ता अपनाऊंगा, प्यार मोहब्बत दिल आशिकाना की बातें करूंगा। मतलब धर्म का रास्ता जिसमें मोरल वैल्यूज के साथ मैं लोगों के दिलों पर राज करूंगा। अगर वो मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं तो ही मैं अपने क्षेत्र का विस्तार करूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बारे में मेंशन किया गया है। अब जो अशोक का 13वां अभिलेख है, 13th अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है।
तो जो 13वां अभिलेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यहां पर मैंने आपको 4 फैक्ट्स बताए, 5 फैक्ट्स जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं और जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ जी? समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? यस और नो सभी लोग रिप्लाई करें मुझे सबकी हाथों से यस का जवाब चाहिए। मुझे सभी लोग रिप्लाई करें यस और नो का। समझ में आया तो यस बोलो और नहीं आया तो नो बोलो। क्या तुम लोग मुझे देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से, या कैप से मेरा चेहरा ढका हुआ है? क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क दिखाई देता है, तो पता नहीं तुम लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं चेहरा। सब लोग यस बोलेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? युगल समाधान कहां से मिला है? युगल समाधान रोहित हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा और लोथल से। हड़प्पा में कब्रिस्तान एच की जानकारी मिलती है, जहां पर एक साथ 2 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हमें, ठीक है? रोहित, तुम्हारा नाम क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है। इसमें रोहित 2808 पालीवाल करके आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं, ठीक है? हाँ, कालीबंगा में भी मिलता है रोहित। 2-3 जो साइट्स हैं जहां पर, लेकिन जो पहली जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें इस लोथल से, सॉरी यहाँ से हड़प्पा से, और लूसेंट में कालीबंगा भी दिया हुआ है, ठीक है? तो 2-3 प्लेसेस हैं, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ दी जो प्लेसेस है वो है हड़प्पा की, जहां से 2 लोगों को जब दफनाए जाने के पहले साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? रोहित ही है सर मेरा नाम, वेरी गुड। चलिए, क्लियर हो गया यहां तक? बढ़े आगे, बढ़े अपन लोग आगे। चलिए, ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखना है अपने को। क्यों जी? क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, इसके साथ साथ जो मैंने अभी बताया आपको, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में, जो अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग रिवीजन सेशन में यही कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के अलावा इसके साथ कुछ और नए फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर भी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उनको भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा था, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। ये ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। तो अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ये भी एक फैक्ट है। तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे, उपगुप्त, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये एक फैक्ट ध्यान रखना है अपने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताओ। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? किसके सलाहकार थे जी? चाणक्य। राइट आंसर इज बी। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आग लगा देना। रोहित, उमेश, उसके बाद डीएमएस गैंग, क्या क्या नाम रखते हो यार तुम लोग, कुमार, हिमांशु, पूनम, प्रजापति, सब लोगों को वेरी गुड। चाणक्य किसके सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाणक्य जो थे वो धनानंद के दरबार में रहते थे, और धनानंद और चाणक्य के बीच कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे धनानंद ने चाणक्य को बहुत डेमोरलाइज, उनको बहुत बेइज्जत करके अपने दरबार से निकाल दिया। और तभी चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य का मैं नाश नहीं कर देता चुप नहीं बैठूंगा। और फिर उन्होंने, आप देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की, उनको ट्रेन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सलाहकार और सहयोगी और प्राइम मिनिस्टर बन के इसको धनानंद को डिफीट किया और एक नई डायनेस्टी की नींव रखवाई चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार और इनके साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे, ठीक है? तो इनमें से किसके सलाहकार है जी? चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। अच्छा, एक काम करो, तुम लोगों ने, जितने लोगों ने ईमेल आईडी लिखे हैं ना, अपने अपने ईमेल आईडी के साथ एक बार अपना नाम तो लिखो, मुझे पता चले कि एक्चुअल में तुम्हारा नाम क्या है।
ताकि मैं नाम लेके तुम लोग को बुला सकूं। ठीक है, अपना अपना नाम एक बार लिख दो। जैसे नीरज आयुष, आयुष नाम है, रोहित का नाम रोहित है, पूनम प्रजापति का नाम पूनम है, और लोग सभी लोग अपना अपना नाम एक बार लिख दो जितने लोग। उमेश का, ठीक है, उमेश नाम ही है। नवीन सर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए डाउट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा, मैं तुम्हारे डाउट्स के लिए ही हूं। कोई भी डाउट हो एनी टाइम 24/7 मैं वेलकम करता हूं। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो फोन करके पूछ सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स में, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन तीनों सब्जेक्ट से कोई भी अगर डाउट्स है तो डाउट्स आप पूछ सकते हैं मुझे। मैं अभी लास्ट की, जब क्लास लास्ट होगी तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, या अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो फोन करके मुझसे पूछ सकते हो, उसको डिटेल में अपन समझ लेंगे। बाकी डाउट्स हैं तो अपन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली क्लास में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको करने में अगर डाउट्स क्लियर करने लगे तो काफी सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो काफी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उसको हम अलग से, आप जब भी मर्जी हो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, डिम्पल, हिमांशु, प्रकाश, रजनीश, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जी, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर खेत की जुताई, मतलब प्लगिंग फील्ड के प्रमाण मिले हैं, खेत जुताई के साक्ष्य मिले हैं, हल से खेत जुताई के साक्ष्य मिले हैं। चलो सब लोग फटाफट रिप्लाई करो। डिम्पल, प्रकाश, हिमांशु, क्या है जी आंसर? वेरी गुड, एकदम तुम लोगों ने आगे लगा दिया यार। सामने होते तो सब लोग को एक चॉकलेट देता मैं जरूर। तुम लोगों ने एकदम साफ तैयारी, एकदम आग लगाने हुई वाली है। साफ इस बार एकदम 2020 को क्रैक कर देना है। साफ 2020 का जो एग्जाम होना है उसको एकदम फाड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो खेत की जुताई के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं जी? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, ये गाना सुना है ना। तो कालीबंगा जो है, काली मतलब काला और बंगन के मतलब चूड़ियों से है, तो काले रंग की चूड़ियों से इसका नाम कालीबंगा है। ये कहां है जी? ये है राजस्थान में। राजस्थान में कहा? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। पहले ये गंगानगर में था, फिर अलग हो गया हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इस कालीबंगा की सबसे पहली बार खोज की थी अमलानंद घोष ने, घोष ने। और इसकी खुदाई कराई बीबी लाल और बीके थापर ने, ठीक है। कब जी? तो 1961 से 1967 के बीच इसकी खुदाई हुई इस कालीबंगा की, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों पांचों फैक्ट्स जो मैंने बताए ये आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला, कालीबंगा कहाँ सिचुएटेड है? तो राजस्थान में, अगर स्टेट वाइज पूछे तो। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछता है तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कई बार हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं देखे, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो गंगानगर लगा देना, वो भी सही होगा। उसके बाद कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। खुदाई किसने करवाई? बीबी लाल और बीके थापर ने। कब? 1961 से 1967 के बीच इसकी खुदाई हुई, ठीक है। कालीबंगा से प्लगिंग फील्ड, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, उसके बाद अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद पक्की ईंटों के चबूतरे मिले हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीजें हमें मिली है कहां से? कालीबंगा से, ठीक है। तो कालीबंगा से हमें ये प्लगिंग फील्ड मिले। अब मैंने 2 और ऑप्शंस बताए, वो भी ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख प्लेस है। इसकी खोज 1921 में की गई, 1921 में, और इसकी खोज आर डी बैनर्जी के द्वारा की गई। चनुदड़ो, ये भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख प्लेस है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में आप जानते ही हैं, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज करी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इसके रिगार्डिंग थे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, चनुदड़ो के बारे में एक चीज तुम लोग को बता रहा हूं। चनुदड़ो एकमात्र ऐसा प्लेस है
जो दुर्गीकृत नहीं था, जो मतलब घिरा हुआ नहीं था, और यहाँ से लिपस्टिक बनाने का कारखाना मिला है। मतलब उस जमाने में महिलाएं श्रृंगार के लिए लिपस्टिक यूज करती है, जैसे आज की फीमेल्स जो हमारे घर की महिलाएं लिपस्टिक यूज करती है ना डिजाइन बनाने के लिए, मतलब अपने को श्रृंगार करने के लिए। तो उस जमाने में चनउदड़ों से लिपस्टिक बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना रोहित। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताओ फटाफट। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब सिमिलरिटी नहीं है, एक समान नहीं है जी। कौन है? बताओ जल्दी, रिप्लाई करो। मोहित, नीरज, रोहित, सब लोग बताएं। पूनम बताओ भाई इसका आंसर, अभी आज पता चल जाएगा। फटाफट रिप्लाई करो मुझे। बताइए, दोनों में समान नहीं है, बताइए। प्रकाश, एक कैसे है? दोनों में समान कैसे नहीं है भाई? अब हम इनका इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस में क्या है। चलिए देखिए इधर, सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों के बारे में अगर आप जानेंगे तो ये दोनों ही रिलीजन ब्राह्मणीय कर्म कांड, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स था, उसके अगेंस्ट पैदा हुए। ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि वैदिक काल में जब ब्राह्मणीय कर्म कांडों की स्थापना हुई, जिसमें दान, बलि, भोग ऐसे कर्म कांड स्थापित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर, आप जानते हैं कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मेंशन है। और इसमें ब्राह्मणों के द्वारा सोसाइटी पर अपनी डोमिनेंसी स्टैब्लिश की गई, और दान, बलि, भोग की परंपरा शुरू हुई, और कई सारे कर्म कांड स्थापित हुए, जिससे समाज का विकास अवरुद्ध हो गया, मतलब डेवलपमेंट जो है वो होल्ड हो गया। तो उसके अगेंस्ट ये जो अनुष्ठान थे, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन पैदा हुआ, और उस रिएक्शन के रूप में हमें कई बड़े धर्मों की स्थापना इस काल में हुई, जिसमें ये 2 बड़े धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो काफी पॉपुलर है, और इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ पूरे वर्ल्ड में। आप जानते हैं बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ। मतलब इस समय ये भारत में पैदा हुआ, लेकिन भारत के अलावा पूरे एशिया में है। आप देखेंगे चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, ये सारे देशों में फैला हुआ है। हमारे यहाँ सिर्फ आप हिल्स एरियाज जो हैं वहीं पर आपको मिलेंगे बौद्धिस्ट। उसके बाद जैन धर्म, ये भी काफी प्रसारित हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा जैनी है। तो कहने का मतलब ये कि इन दोनों में बहुत सारी चीजों की सिमिलरिटी थी, जैसे अहिंसा, दोनों में ही अहिंसा को बल दिया गया, क्योंकि भाई पशुओं की बलि उस समय होती थी, उस पर उन्होंने रोक लगाई, कहा कि अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, पाप है। तो अहिंसा पर दोनों ने बल दिया, मतलब सिमिलरिटी है, ये तो नहीं होगा। दूसरा, वेदों के प्रति उदासीनता, इसमें भी सिमिलरिटी थी। वेदों के प्रति उदासीनता तो नहीं थी, लेकिन वेदों को आधार बना के जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणीय कर्मकांडों की स्थापना की गई, उसके प्रति ये उदासीन थे, तो इसमें भी सिमिलरिटी है। उसके बाद आप देखेंगे धार्मिक अनुष्ठान की अस्वीकृति नहीं दी है, अनुष्ठान जो है उसको अस्वीकृत करते हैं ये दोनों ही। क्या भाई? तो पूजा पाठ, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये दोनों ही अस्वीकृत करते हैं, कहते हैं ये तो भगवान अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में ये दोनों ही विश्वास नहीं करते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर सिमिलरिटी तो है, अनुष्ठान नहीं करते थे, दोनों ही नहीं करते थे, क्योंकि ईश्वरवादी थे नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं था, तो ये लोग पूजा पाठ इसमें भी स्वीकृति नहीं करते थे। तो आत्म वैराग्य, अब वैराग्य की बात करें तो आप देखेंगे कि दोनों में ही वैराग्य करते थे। वैराग्य मतलब कि भाई ये भी मानते थे कि चिंतन और मनन करके हम ज्ञान की प्राप्ति, जैसे अगर आप बुद्ध की बात करें तो बुद्ध अपने जीवन
29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, एक आत्मचिंतन और मनन करके। ऐसे ही महावीर जी ने भी ऋजुपालिका नदी के तट पर आत्ममंथन करके करा। तो आत्म वैराग्य भी था दोनों में, इस आत्म वैराग्य नहीं था दोनों में, इसमें सिमिलरिटी नहीं है, दोनों के तरीके अलग अलग है, ये इसमें सिमिलरिटी है। आंसर, इसका राइट आंसर होगा सी। कैसे? तो सी इसलिए होगा कि दोनों में वैराग्य का जो तरीका है वो अलग अलग है, जैनियों में अलग है और बुद्धिस्टों में अलग है। एग्जाम्पल बताता हूं, आप देखेंगे जैनियों में निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य क्या बताया गया है? तो संथारा या संलेखना करके, मतलब अपने जीवन के अंतिम अवस्था में संथारा या संलेखना करना और करके जी अपने शरीर को, शरीर से इस सोल को मुक्त करना। ये संथारा संलेखना क्या होता है जी? तो इसमें कहते हैं भूखे प्यासे रह के और शरीर का त्याग करना, जबकि बुद्धिस्टों में अलग है, उनमें भूखे प्यासे रह के शरीर का त्याग नहीं करते। तो आत्म जो वैराग्य है ये दोनों में अलग अलग है, सिमिलरिटी नहीं है। भूखे प्यासे रख के प्राण त्याग देना, बिल्कुल रोहित। तो जैसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जाके भूखे प्यासे रह के अपने शरीर का त्याग किया था। और एक चीज बताऊं, इसको राजस्थान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 का वायलेशन माना था। ठीक है, आर्टिकल 21 नहीं, आर्टिकल 19 का वायलेशन माना था, जिसमें और इसको बैन कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर इज सी। इज दैट क्लियर? सबको आ गई बात समझ में जी? अरे आई कि नहीं आई? बोलो भाई, क्लियर हुआ सबका? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, राइट आंसर बताओ फटाफट। रोहित, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताओ भाई। पूनम, रोहित, उमेश, बताओ भाई जल्दी। 45 का राइट आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। सब लोग रिप्लाई करो यार। देखो, आता है या नहीं आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर हम लोग फाइनल एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपन लोग अभी प्रोसेस में है। एक चीज तुम लोग को बता रहा हूं, देखो हम लोग डरते हैं क्वेश्चन करने से कि अपने को नहीं आएगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें क्वेश्चन नहीं आता। तो इससे कभी डीमोटिवेट नहीं है, ये अपना ये हम लोग अभी एग्जामिनेशन प्रोसेस में है, ब्रशअप हो रहा है। मतलब हम लोग, मान लो तुम्हें कुछ आता है, तुमने गलत आंसर दे दिया, अब तुम्हारे ब्रेन में वो बात बैठी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया। अब मान लो अगर आंसर गलत हो रहा है तो डिमोरलाइज नहीं होना है कि मुझे नहीं आ रहा था, मेरा गलत हो गया। उससे करेक्शन हो जाएगा और करेक्ट चीज तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी। फिर अगर वो क्वेश्चन होगा तो गलत नहीं होगा। तो गलत जवाब देना है, जवाब चाहे वो गलत ही क्यों न हो, देना है। अगर सही पता है तो बहुत अच्छा, अगर गलत पता है तो उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आंसर सबको ही देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर 45 का आप लोगों ने क्या दिया है? डी दिया है जी, जम्मू एंड कश्मीर। सबने डी दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी आंसर नहीं होगा। गोवा में कैसे होगा नीरज? गोवा में तो अपन चिल करने जाते हैं, गोवा तो हो ही नहीं सकता, और गोवा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर है। अब बुर्जहोम को लेके मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान दीजिएगा आप। बुर्जहोम से संबंधित, बुर्जहोम जो है, ये जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये जो एरिया है ये नौ पाषाण काल का साइट है भाई। नौ पाषाण काल जानते हैं ना? पाषाण का मतलब होता है पैलेलिथिक, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में मतलब होता है पत्थरों का युग। पाषाण को बोलते हैं पत्थरों का युग। पत्थरों के युग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पाषाण काल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स में, एक है पूर्व पाषाण, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण, और तीसरा है नौ पाषाण। ठीक है, मतलब इसमें औजारों, मतलब हमारी जो एक्टिविटी रही
इसके आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पूर्व पाषाण में मनुष्य एकदम जंगली जानवर की तरह था और मोटे हथियारों का इस्तेमाल करता था। हैंडेक्स, कुल्हाड़ी का मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी, हैंडेक्स। ठीक है, इस समय जंगली जानवरों की तरह थे, अपन गुफाओं में रहते थे, ठीक है, नंगे रहते थे, ठीक है, और मोटे हथियारों से मार के जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। वक्त बदला, धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में हम जंगलों में आए और जंगलों में अब हमने मोटे हथियारों की जगह नुकीले हथियार बनाए, उनके स्किन को फाड़ने, और फिर हमने यहाँ पर जंगल पका के खाना, आग का आविष्कार, और नव पाषाण काल में खेती करना, और उसके बाद पहिए का आविष्कार, ये सारी चीजें हुई। इसी समय कोल्डी हवा एक जगह है जहां से पहली बार हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी हवा से, और इसी नव पाषाण काल का ये साइट है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ से खास विशेषता ये है कि यहाँ के जो घर होते थे वो गड्ढे नुमा होते थे, सीढ़ियां थी, सीढ़ियों से नीचे उतरते, जैसे आज का बेसमेंट मान लो तुम कि बेसमेंट अपन बनाते हैं ना, सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, ऐसे ही ये गड्ढे का घर बनाए थे, नीचे बेसमेंट में जैसे रहते थे सीढ़ियों से उतर के। और इसकी एक खास विशेषता जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये खास विशेषता ये है कि यहां से मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हमें इस बुर्जहोम से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बड़े एग्जाम्स में पूछे गए, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बुर्जहोम से ही हमें पहली बार ये पता चला कि मनुष्य के साथ कुत्ते भी दफनाए गए, और इसी से हमें पता चलता है कि मनुष्य का सबसे पुराना पालतू जानवर जो है वो है कुत्ता। भाई आप देखेंगे घर में हर आदमी डॉगी पालता है, पम्मी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं अपन लोग, और आप देखेंगे पालते हैं और रखते हैं। तो सबसे पहली बार यहीं पर हमें वो साक्ष्य मिलता है, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य। समझ में आ रही बात? क्या क्लियर हुआ? रोपण में चावल के होते थे, लेकिन पहली बार साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिला है रोहित, ये ध्यान रखना। ये रोपण से भी मिले हैं चावल और गेहूं के साक्ष्य, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में है। रोपण जो तुमने पढ़ा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का फेज है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ये पाषाण काल चला, और पाषाण काल के बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कोल्डी हवा नाम याद रखना जहां से हमें चावल के अवशेष मिले हैं पहली बार। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ रोहित? पिलियूस हमारे पप्पी का नेम। अच्छा, बढ़िया बढ़िया नाम रखते हो तुम लोग। कई बार हमें लगता है कि आदमी का नाम है या कुत्ते का नाम है, ये डर लगता है बोलने में कि किसको क्या नाम दे दें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सबको बात? अरे आई कि नहीं, जल्दी बोलो भाई फटाफट। इज दैट क्लियर और नॉट? मुझे रिप्लाई चाहिए, सोना नहीं है क्लास में, एकदम जगे रहना है मेरे साथ। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझे नॉक करना है, सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, या मैंने ये पढ़ा है, ये क्या होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ सब लोगों का? उमेश, पूनम, रोहित, क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, सिकंदर सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, गाना तो सुना ही होगा आपने। सिकंदर भारत पर आक्रमण डैश में आक्रमण किया था। कब किया था जी? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था मेरे लालों? जल्दी बताओ फटाफट इसका आंसर। बताइए फटाफट, रिप्लाई करो मुझे। राइट आंसर इज डी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग यार दिल खुश कर देते हो राइट आंसर देके, एकदम साफ दीवाना मस्ताना कर देते हो मुझे तुम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। एकदम बढ़िया। ये तैयारी इसी तरह से रखनी है भाई साहब, इस बार 2020 को क्रैक करके छोड़ना है, और याद दिला देना है, जीवन में याद रहेगा कि भाई कि कोरोना के दौरान ही मैंने घर पे तैयारी करी थी और उसी समय एग्जाम क्रैक किया था। अपने आने वाले भावी पीढ़ी को ये बात बतानी है कि एक ऐसा पेंडेमिक और महामारी आई थी जब पूरी दुनिया
त्रस्त थी, तो हम लोग उस समय पढ़ाई करते थे और उसी समय मैंने ये अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तोड़ा। ठीक है, ओ माय गॉड, पूरी कहानी नीरज बताओगे? आइए मैं बताता हूं। सर पीडीएफ का क्या हुआ नवीन? पीडीएफ के लिए उन्होंने कहा है कि इसको अपलोड कर देंगे और आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कल मैंने बोल दिया था, आज अपलोड करेंगे, ये एक सेक्शन पूरा हो जाए, फिर इसके बाद आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा एक 100 क्वेश्चन का। तो 100 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे ना, तो 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ पूरी आपको दे दी जाएगी। फिर उस पीडीएफ को आप रख लेना डाउनलोड करके और उसको रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसको पूरा होने के बाद अपन लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी, अगर नहीं देंगे तो मैं आज व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा। अभी क्लास खत्म होने के समय व्हाट्सएप नंबर पर मुझे लिख के भेज देना, मैं उसकी पीडीएफ कर दूंगा। ठीक है, तुम लोगों में से कौन कौन मेरे से पहले से पढ़ चुका है? कौन कौन पहले मेरी क्लास ऑनलाइन ले चुका है? किसी ने ली है या सभी लोग नए हैं? अच्छा नीरज आपने ली है, ओके। अच्छा यूट्यूब पे ली है रोहित? यूट्यूब पर ली है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आज ऑफलाइन में इकोनॉमी पढ़ा है, ओहो वेरी गुड। चलिए आइए सर, अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं ली थी सर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अब सब करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर वो फैक्ट्स पढ़ने की बजाय हम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते, यहाँ पर हम लोग कुछ फैक्ट्स देख ले। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस समय वहां का राजा पोरस था, पोरस को डिफीट करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको पता चला कि गंगा नदी के तट के उस पार कोई महान सेना रहती है। तो उस समय जो महान सेना का जिक्र आता है वो सेना थी धनानंद की। धनानंद उस समय का शासन था भारत पर, जो गंगा नदी के उस पर पाटलिपुत्र में धनानंद शासन कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है कि 326 बीसी में धनानंद के काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब कंटेम्परेरी रूलर धनानंद था, एक बात। दूसरी बात, सिकंदर का एक सेनापति था भाई, कमांडर इन चीफ, उसका नाम था सेनापति का सेल्यूकस निकेटर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। और इस सेल्यूकस निकेटर से एक इंपॉर्टेंट वॉर हुआ था, किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से फाइट किया और सेल्यूकस निकेटर को डिफीट कर दिया था जी, हरा दिया था। और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, क्या उसका नाम था? तो उसके दो नाम से जानते हैं, हेलेना, हेलेना भी कहते हैं उसको, और कार्नेलिया के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो हराने के बाद कहा, आई वांट टू मैरी योर डॉटर, मैं तुम्हारे लड़के से विवाह करना चाहता हूं। और आप देखेंगे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना और कार्नेलिया से विवाह किया, मतलब विवाह कराया चंद्रगुप्त मौर्य का। और पहली बार कोई राजा, इंडियन राजा, अंतरराष्ट्रीय मैरिज करता है भाई, इंटरनेशनल विवाह, पहला राजा था। तो आप देखेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से मैरिज हुआ। इसके साथ दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार और हेरात, ये जो 3 एरियाज थे, ये दे दिए दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। और सोचिए भारत का जो सीमा थी वो अफगानिस्तान, आधा अफगानिस्तान भाई साहब अपना इंडिया में था उस समय। तो मैप में देखना, नेट पर खोल के तो देखोगे कि नॉर्थ का जो पूरा एरिया आधा अफगानिस्तान है वो इंडिया का क्षेत्र था, और साउथ इंडिया में कर्नाटक तक पूरा बहुत बड़ा इंपायर उस समय इंडिया का था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे। और इसके बदले सेल्यूकस निकेटर ने गिफ्ट में अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कई 100 घुड़सवार और हाथी सवार गिफ्ट में दिए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये डेवलपमेंट्स हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? पढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की
तरफ। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। 47 नंबर का क्वेश्चन है जी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ जल्दी, फटाफट रिप्लाई करेंगे मुझे, फटाफट रिप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। ए आग लगा दिया तुम लोगों ने आज, एकदम साफ साफ, एकदम कंप्यूटर में धुआं निकलने लगा भाई। ओहो, पूरा डिटेल में एकदम। धर्मपाल, बंगाल के शासक पाल वंश, ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल मेरे लाल, गोपाल ने। और इसी पाल वंश का शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये कहाँ है जी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है मेरे लाल? ये है बिहार में। वेरी गुड। बहुत सारी यूनिवर्सिटी उस समय स्थापित हुई थी। विक्रमशिला है, ओदनपुरी है, नालंदा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उस जमाने में, जहां पर विश्व के कई सारे विद्वान पढ़ने आते थे। सोचिए, और आज ऐसी दुर्दशा कर दी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज लोग जाने से भी डरते हैं वहां पर। ठीक है, तो बिहार, वेरी गुड, एकदम तुम लोगों ने आग लगा दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भागलपुर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ। 48 का आंसर बताओ जी। अभी बताया था मैंने आंसर इसका। जल्दी फटाफट सब लोग, टाइप करने में कष्ट नहीं होना चाहिए। राइट आंसर बी, 261 बीसी। वेरी गुड, अभी बताया था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ अपने को और नहीं पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी बताओ जी, बताओ जल्दी इसका आंसर। 49 का आंसर बताएंगे, 49 का आंसर बताएंगे, 49 का आंसर फटाफट बताओ भाई। 49, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो आप जानते हैं महाबोधि मंदिर समूह जो है, यहां से उन्होंने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया था, ज्ञान का उपदेश दिया था। ठीक है, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था अपना, वही 5 भिक्षुओं को। ठीक है, अब यहाँ पर बौद्ध धर्म की बार बार बात आ रही है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भी बात आ रही है। और अपने एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन, एक क्या 2-3 क्वेश्चन हर बार होते हैं। इसलिए थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लें अपन, मतलब एक बार दोनों में डिफरेंसेस देख लें। जैसे एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम लोग बताना। चलिए सबसे पहले मुझे बताओ कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? एग्जाम में पूछा है, क्योंकि महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों की पत्नी का नामों में काफी हद तक सिमिलरिटी है। कौन बताएगा जी? महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा। और बुद्ध की पत्नी का नाम, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था जी? बुद्ध की बताओ। यशोदा, वेरी गुड। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है जी, कई बार। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, एग्जाम में पूछा है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? और महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? यहां बताइए। पहले बताओ, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? बुद्ध ने महावीर ने 30 वर्ष में, और बुद्ध ने 29 वर्ष में। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन, अगला बताओ, महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई?
और महावीर को कितने वर्ष के कितने वर्ष के तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? वेरी गुड। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष और महावीर को 12 वर्ष। डबल। 1 साल लेट घर छोड़ा तो डबल में तपस्या करना पड़ा, और इन्होंने 1 साल पहले छोड़ा तो आधे में, 6 में। वेरी गुड। चलिए अब अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? जल्दी एकदम फटाफट रिप्लाई करो मुझे। यहीं पर रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग। मैं इन दोनों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तुम लोगों से अभी पूछ रहा हूं, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म से सारे क्वेश्चंस यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। और फिर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू कहानी के तौर पे बता दूंगा। बताओ भाई, सॉरी 80 इयर्स क्यों लिख रहे हो भाई? 80 इयर्स में ही हुई थी उनको, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है गौतम, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 80। और महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? महावीर का बताइए, महावीर वेरी गुड, 72 इयर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इन दोनों में से वो कौन सा धर्म है जो सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन के निकट है? बताओ, इसका आंसर बताएंगे। इन दोनों में से वो कौन सा धर्म है जो सांख्य दर्शन के निकट है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आग लगा दिया तुम लोगों ने साफ। चलिए चलिए, अब अगले क्वेश्चन का नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं एकदम। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। नवीन, रिजु पालिका, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफी हद तक सही आंसर दिया आप लोगों ने। काफी खुशी हुई मुझे, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन बता दो मुझे कि बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? बुद्ध के 2 गुरु थे, उनमें दूसरे गुरु का नाम क्या था? या दोनों गुरु का नाम बता दो। गौतम ऑप्शन मांग रहे हो? नाम बताओ। तुम लोग ऑप्शन में मास्टर हो, बहुत जल्दी क्लिक कर देते हो एकदम ऑप्शन में। वेरी गुड। पहले गुरु का नाम अलार कलाम था, और दूसरे गुरु का नाम था मेरे लाल रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु का नाम अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये कुछ बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन थे जिसकी क्वेरीज अपन ने एक दूसरे से क्वेश्चन हायर किया। आइए बढ़ते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर 49 का क्या है जी? बी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। चलो इसका आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो। सर शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेगा गौतम, शॉर्ट नोट्स मुझे लिखने पड़ेंगे और इसमें काफी टाइम लगेगा। फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मुझे इस पर लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं उन सबका आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में अपन यहीं पर कर रहे हैं। अब शॉर्ट नोट्स अगर दूंगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए। लेकिन मैं देखता हूं, अगर जरूरत होगी तो यहाँ पर एक पेज इसी में से खोल के और इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, लिखवा दूंगा इसके साथ, अगर मुझे लगता है ऐसा, या अगर सबकी रिक्वायरमेंट होती है तो अपन देख लेंगे इस पर। ठीक है, आइए तो 50 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। 50
त्रिपिटक का संबंध किससे है जी? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात। 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ है जी? इसका राइट आंसर बताओ। 51 का राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है ये बिहार में है जी। ठीक है, और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई, 8th सेंचुरी में। ठीक है, और इसकी स्थापना करी थी गोपाल, ये भी पाल शासक गोपाल फर्स्ट ने 8th सेंचुरी में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना करी थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद ये दूसरा एक वहां का फेमस यूनिवर्सिटी है, मतलब फेमस शिक्षा केंद्र था। ठीक है, और इसको नालंदा के बाद दूसरे नाम पर जाना जाता था। तो इसकी स्थापना गोपाल फर्स्ट ने की 8th सेंचुरी में। तो ये बात दोनों ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। चलो 52 का आंसर बताओ। 52 का आंसर बताओ जी, फटाफट रिप्लाई करो मुझे। 52 का आंसर बताओ। 16 कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बताओ इसका आंसर। मैंने इसका आंसर कल बताया था तुम लोग को पढ़ाते समय, मैंने बताया था। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। वेरी गुड। अंगूतर निकाय, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का ये एक टेक्स्ट है, ग्रंथ है अंगूतर निकाय, जिसमें उस काल के 16 बड़े महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? अब यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर दो मुझे 53 का फटाफट। फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तुम लोगों को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका आंसर बताओ 53 का। 53 का आंसर बताएं मुझे फटाफट, सभी लोग रिप्लाई करें, इधर उधर मत करो तुम लोग। 53 का आंसर बताएं। फाहियान, रोहित, पूनम, नवीन, नीरज। चलिए अब मैं आपको कुछ ऑर्डर बताने वाला हूं। सबसे पहले आया 1 नंबर में फाहियान, 2 नंबर में आया हेनसांग। ठीक है, 3 नंबर में आया सुंगयून और 4 नंबर में आया इत्सिंग। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि इनमें कि कौन कौन कब आया। तो सबसे पहले आया था फाहियान। अब मैं ईयर्स अलग अलग हैं इनके, टाइम पीरियड ये भी ध्यान रखना है हमें। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूछे पहले कौन आया तो अलग होगा, ये ऐसे पूछे तो अलग होगा। तो मैंने ये ऑर्डर बताया इनके एज, मतलब इनके कालक्रम के अनुसार, मतलब कौन किस टाइम पीरियड में आया। तो सबसे पहले फाहियान आया था बॉस। फाहियान जो है ये आया था किसके काल में? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, मतलब गुप्त काल था और चंद्रगुप्त सेकेंड का टाइम पीरियड था, उनके काल में आया था फाहियान सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया था हेनसांग। हेनसांग किसके काल में आया था जी? तो हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग। ठीक है, तीसरा है सुंगयून। सुंगयून आया था 518 ईस्वी में, 518 में तीसरे नंबर पर। और सबसे लास्ट में आया था इत्सिंग, ये आया था 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑर्डर वाइज बताए हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि 6ठी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी कौन सा होगा जी? ये 6ठी शताब्दी है ना, तो ये है 6ठी शताब्दी सुंगयून। समझ में आ रही बात? अब देखो इससे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे चाइना से ही आए थे क्या सर? बिल्कुल मेरे लाल, इनका नाम तो देख लो, जहां भी नाम ऐसे मिले, फी फा फो, फू फा फो, ची चाचे, चौ चौ चौ,
ऐसे जितने भी नाम मिलेंगे ये सारे के सारे चाइनीज होते हैं। और फिर वो तो ये सारे के सारे चाइनीज थे, तभी तो चाइनीजों ने टेक ओवर कर लिया भाई साहब बौद्ध धर्म को। और ये सारे बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आए थे और इन लोगों ने किताबें लिखी हैं, बताया है कंटेम्परेरी हिस्ट्री के बारे में। और एक फॉरेन सोर्स है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को फॉरेन सोर्स के रूप में भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए समझा जाता है। समझ में आ रही बात? तो आप देखेंगे कोरोना भी गौतम कोरोना भी 21 सेंचुरी में आया है। बिल्कुल आज के डेट में भाई साहब चाइना एक बहुत बड़ी तिगड़मबाजी और डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। उसके एक फेमस एक कमांडर इन चीफ है, उन्होंने एक बुक लिखी है वॉर पर, वॉर इज ए स्ट्रेटेजी, और उस पर लिखा है कि युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करना चाहिए। और उसी में लिखा है उस किताब में भाई साहब उस जमाने में आज से कम 500-600 साल पहले कि सबसे पहले दुश्मन को कमजोर करो और दुश्मन को कमजोर करने के बाद उस पर हमला करो कि वो निस्तो नाबूद हो जाए, खुद से सरेंडर कर दे। और उसी में लिखा है कि दुश्मनों को पहले कमजोर करने में आर्थिक रूप से कमजोर करो, उनको गुलाम बना लो। आज चाइना क्या कर रहा है, उसी पॉलिसी पर चल रहा है। और आप देखिए कि जितने पड़ोसी नेबर कंट्रीज हैं उनको पैसा दे दे के, इतना लोन दे के उनको कमजोर बना दिया, पंगु बना दिया है। आज देखिए पाकिस्तान को देख लीजिए, नेपाल में देखिए, नेपाल के स्टेटमेंट ही बदल गए भारत को लेके। तो पहले पैसा देता है और फिर पैसा देके ओबलाइज कर देता है और फिर अपनी मनमाफिक चीज उनसे करवाता है। तो ये इसकी बहुत पुरानी पॉलिसी है। और फिर डराता है पहले, और डर गए तो ठीक है, नहीं डरे तब दूसरा फिर पीछे हटके और फिर वॉर करता है। तो देखेंगे आप ये सब चाइना, ये जो कोरोना फैला के पूरे विश्व को कमजोर करना और कमजोर करके फिर अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करना। और इसी ने एक नया वर्ड भी शुरू किया है, उसका नाम है क्या, न्यू इंपीरियलिज्म, नौ उपनिवेशवाद। ये जो वर्ड है ये अभी नया बहुत ट्रेंड कर रहा है, नौ उपनिवेशवाद। ये है क्या, तो पहले उपनिवेशवाद होता था जिसको हम कोलोनिज्म बोलते थे, जिसमें एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके या उसको हरा के या आर्थिक रूप से उसको गुलाम बना के और उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल, अपना राजनीतिक नियंत्रण करता था, जैसे अंग्रेजों ने भारत को किया। लेकिन अब नया वर्ड आया है न्यू नौ उपनिवेशवाद। इसके तहत अपने को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ और दूसरे के मार्केट को ट्रैप कर लो। मतलब वहां पर अपने सारे गुड्स जो है उसके मार्केट को ट्रैप करके वहां पर उस मार्केट पर में सारे गुड्स अपने स्प्रेड कर दो। जैसे चाइना को देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया और पूरे मार्केट को ट्रैप कर लिया है। आप देखिए आज के डेट में हमारे घर में हर एक चीज चाइनीज, अपने कुछ गुड्स है ही नहीं। और आज हमें हमारे देश में अपने गुड्स बेच के हमारा पैसा लेके अपने डिफेंस, एयर स्पेस और दूसरी चीजों को डेवलप कर रहा है और हमें ही डरा। तो एक नया वर्ड है नौ उपनिवेशवाद, अर्थात दूसरे को आर्थिक रूप से गुलाम बना के और उस पर अपना अधिकार स्थापित करना। ठीक है, ठीक है, आइए, तो ये बातें हो गई। तो ये ऑर्डर अपने को ध्यान में रखना है। तो एक नंबर में फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, हेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था, सुंगयून 6th सेंचुरी में आया था और ईत सिंह 7th सेंचुरी में आया था। तो ये पूछेगा, तो राइट आंसर क्या है, 6th सेंचुरी में सुंगयून। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर जूम करके दीजिए, वीक इंटरनेट के लोग को यूटिलिटी के लेटर करके दिखाना। ओके, चलो मैं जूम करके दूंगा, मैं समझ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है जी, आइए। अब दिख रहा है, जूम किया है मैंने, दिख रहा है अब क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताइए। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? कौन सा अपनाया नहीं गया है जी? मौर्य वंश से कौन सा नहीं अपनाया गया है? जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताया मुझे 54 का राइट आंसर, 54 का राइट आंसर।
इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। अब देखो, एक ही जूम कर पाऊंगा मैं, या तो इंग्लिश का या हिंदी का, ठीक है, दोनों जूम नहीं हो पाएगा। अब दिख रहा है जी, इंग्लिश का दिख रहा है नीरज? चलो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चलो बताओ इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इसका ए, सप्तमेव जयते। भाई साहब आप देखेंगे 26 जनवरी 1959 को, मतलब आफ्टर रिपब्लिक होने के बाद हमने इन साइंस को अपना लिया है। चार शेर है, अशोक स्तंभ अपनाया ना जी। अशोक स्तंभ क्या है? 4 शेर है और उसके नीचे बीच में चक्र बना है। शेरों के नीचे में एक तरफ सांड है और एक तरफ घोड़ा है ना। अशोक स्तंभ तो अपनाया ना जी। तो 26 जनवरी 1959 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ अपनाया, और इस अशोक स्तंभ में आप देखेंगे सांड भी है, घोड़ा है एक साइड, बीच में वो चक्र है और 4 शेर हैं। तो ये तीनों तो अपनाया गया है, लेकिन सत्यमेव जयते को हमने नहीं अपनाया है। हाँ, लिखा जरूर आता है, लेकिन आप देखेंगे सरकार, भारत सरकार के द्वारा अपनाया नहीं गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? यस और नो जल्दी रिप्लाई करो मुझे। सत्यमेव जयते बिल्कुल मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला वॉज अ कैपिटल ऑफ विच अमंग द 16 महाजनपदास? राइट आंसर, एकदम खटाखट राइट आंसर देना, एकदम साफ आग लगाते हुए। वेरी गुड, गांधार। गांधार की राजधानी कहां थी जी? तक्षशिला। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है 56, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? स्तूपा, द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ? कौन सा है जी? जल्दी रिप्लाई करो मुझे, फटाफट सब लोग रिप्लाई करें, सब लोग रिप्लाई करें, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। राइट आंसर क्या है? ए है, मृत्यु। अब मैं यहां पर तुम लोग को कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ सिंबल्स हैं महात्मा बुद्ध के, ठीक है, प्रतीक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, वो प्रतीक चिन्ह क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित वो प्रतीक चिन्ह है। पहला है बर्थ, मतलब उनका जन्म। दूसरा प्रतीक है उनका गृह त्याग, लीव हाउस। तीसरा प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। चौथा प्रतीक है इनका उपदेश। उपदेश छोड़ दो, उपदेश भी रख लेते हैं, उपदेश, अलाइनमेंट। और पांचवा है मृत्यु, डेथ। और छठा है आप देखेंगे निर्वाण, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमारे लिए जरूरी हो सकता है, ठीक है, पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो आइए हम इनको एक बार देख लें और समझ लें कि ये क्या है। तो सबसे पहले जन्म से क्या है जी? तो जन्म का है
कमल और सैंड मतलब लोटस और बुल, कमल और सैंड से रिलेटेड है इनके जन्म का। ठीक है। गृह त्याग ये है घोड़ा, हॉर्स। ज्ञान प्राप्ति पीपल, वृक्ष। उपदेश चक्र। मृत्यु, मृत्यु क्या है जी, तो स्तूप। और निर्माण पद चिन्ह, फुट साइन। ये वो सिंबल्स हैं जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एग्जाम में पूछता है। अपने एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मान लो ये नहीं पूछा स्तूपा इज रिलेटेड टू विच, तो मान लो इनमें से कोई भी पूछ लिया, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कौन सा जो प्रतीक चिन्ह है वो उसका रिलेशन किससे है। समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट है जी, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, इसलिए आप ध्यान रखें। कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है जो अभी आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन इसके अलावे भी ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जन्म का मतलब जन्म, उनका जन्म कमल और सैंड कैसे रिलेट किया है जी, तो जन्म का कमल फूल होता है, आप देखेंगे कमल कीचड़ में होता है, तो कीचड़ में ऐसे ही ये मोह माया से ढके हुए थे, मोह माया से छोड़ के बाहर निकले तो कमल की तरह खिले। सांड, सांड को आप देखिए लाल कपड़ा दिखा दीजिएगा तो जब तक मारेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, या अगर उसको बांध के नहीं रखेंगे तो इतना मजबूत होता है कि कहीं भी निर्विघ्न रूप से विचलित करता रहता है। गृह त्याग घर छोड़ना। घोड़ा, घोड़े का अगर लगाम नहीं हो तो कोई उसको पकड़ नहीं सकता या उसकी पीठ पर नहीं बैठ सकता है, तो घर छोड़ा लगाम मतलब सारा मोह माया त्याग दिया घर पे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष। पीपल का पेड़ पीपल के पेड़ का एक साइंटिफिक मीनिंग है। क्या मीनिंग है जी, तो पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो बिना प्रकाश संश्लेषण के भी वही काम करता है जो दिन में करता है। अर्थात सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात में उल्टा करते हैं। रात में प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो रात में वो हमारी तरह करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों में एक ही काम करता है, अर्थात ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे आप तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, और जब जानते हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, क्योंकि ब्रेन जब तक हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। जैसे ही ब्रेन को प्रॉपर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है हम सोने की अवस्था में जाने लगते हैं। इसको अगर टेस्ट करना हो तो अभी टेस्ट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सर आप तक का पढ़ाने मजा आया। जैसे अभी तुम बैठे हो, अगर तुम्हारा लेफ्ट नोज जो है अगर वो आधा बंद है, मतलब सांस लो और दोनों से प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन अगर एक से जा रहा है आधा बंद है, इसका मतलब तुम आधा सोने की अवस्था में हो, और जब देखना जब नींद आएगी तो दोनों नाकों से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, प्रॉपर उनको ऑक्सीजन मिलता रहा और ज्ञान की प्राप्ति होती रही, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद तीसरा है चौथा उपदेश। प्रथम उपदेश दिया उन्होंने, ज्ञान दिया, तो ज्ञान का संबंध है चक्र, व्हील से। जब चक्र चलता है तो चक्र प्रगति का निशान है, मतलब प्रोग्रेस का। और प्रोग्रेस क्या है जी, अच्छी चीजों का, नए अचीवमेंट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशंस। तो उपदेश जो है वो चक्र व्हील से रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा मृत्यु। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनकी जो अस्थियां थी उनको भारत के अलग अलग प्लेसेस में जमीन के नीचे स्थापित किया गया, और उसके ऊपर एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया जिसको हम स्तूप बोलते हैं। अब भारत में जहां भी अगर ऐसे आपको स्तूप मिलेंगे वो वहां पर महात्मा बुद्ध के जीवन के अवशेष रखे हुए हैं, तो उसको मृत्यु से रिलेट करते हैं, उनके डेथ से। और चौथा है, छठा है निर्वाण। निर्वाण का मतलब जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो आप देखेंगे
कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है कुशीनारा, उस समय बोलते थे उसको कुशीनारा, आज का वो कुशीनगर है। गोरखपुर से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है कुशीनगर, और अभी करंट में भी मूव कर रहा था। वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जी। उस पूर्वांचल के क्षेत्रों को में काफ़ी एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो कुशीनगर में आप देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 80 ईयर्स की एज में। तो मतलब आप देखेंगे वहां पर ऐसे सोई हुई अवस्था में उनकी तस्वीर मिलती है कुशीनगर में। और आखिरी बार जहां पग रखा था और उसके बाद तो पद चिन्ह जो है जहां पर आखिरी बार रखा और सोए, उसको हम लोग पद चिन्ह मानते हैं। मतलब वहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब अपने शरीर को त्याग दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स है, प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन से जो हमें ध्यान में रखना है। ये मैंने थोड़ा सा रिलेट करके बताया ताकि आपको ये याद रहेगा प्रतीक चिन्ह। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ जी? इज दैट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट रिप्लाई करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जी? 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चरक। चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ डैश। किस रूलर के ड्यूरेशन में चरक होता था जी? ये चरक है कौन? तो ये एक फिजिशियन था भाई। फिजिशियन मतलब राजवैद, रॉयल फिजिशियन, राजवैद था ये। किसके टाइम पीरियड का? कनिष्क। इसने किताब लिखी है जी चरक संहिता, और ये आयुर्वेद की एक प्रमुख पुस्तक है। मतलब कई सारे पेड़ पौधे और पौधों में आयुर्वेदीय गुण बताएं और किससे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने चरक संहिता में मेंशन किया है। तो आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा साहित्य है, ग्रंथ है चरक संहिता, जो चरक के द्वारा लिखा गया। और चरक किसके काल के थे? कनिष्क के काल में। कनिष्क कौन था जी? तो कनिष्क कुषाण वंश का एक फेमस रूलर था, कुषाण वंश का। ठीक है, आखिरी शासक। इसी कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का 4th कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पर? कुंडलबन, कश्मीर में। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो चरक वॉज रॉयल फिजिशियन ऑफ कनिष्का, और कनिष्का वॉज अ रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी, और ड्यूरिंग हिज टेन्योर हेल्थ 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 4था कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी रिप्लाई करो भाई, सोना नहीं है, जगे रहो, जागते रहो, फटाफट रिप्लाई। अगर मैं बोलूं तो टाइम नहीं लगाना, एकदम टक टक। यस यस सर, यस सर। मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, मतलब मेरी जो अटेंशन है वो और बढ़ जाता है तुम्हारी तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कौन बताएगा? नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? Who was the founder of नंदा डायनेस्टी? नंद वंश का फाउंडर कौन था जी? महापदम नंद ने नंद वंश की नींव रखी थी। किसको? तो इसके पहले था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। उसके बाद महापदम नंद ने नंद वंश की नींव रखी। कहां पर? मगध में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है जी? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किसके शासन काल में, किसके शासन के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था जी? और किसके दरबार में रहा था मेगास्थनीज? आंसर दो जल्दी इसका। आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी। बी है, बी है इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब
ये मेगास्थनीज के बारे में दो चार बातें हम लोग जान लें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्या? तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये कहाँ का था? यूनान का। ये भी एग्जाम में पूछा है, हो सकता है आगे क्वेश्चन हो। यूनान का, सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक था और मेगास्थनीज यूनान से आया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर। तीसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है बॉस, उसका नाम है इंडिका। टाटा इंडिका नहीं है, ये इंडिका है, ठीक है, इस पुस्तक का नाम है ये इंडिका। कंटेम्पररी जो उस समय जो मौर्यन सिविलाइजेशन है, मौर्य पीरियड है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई। मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी देता है इसमें। और इसी किताब में उसने बताया था हमारे भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया इसने, ठीक है। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी का एक स्रोत है। इसको भेजा था मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर को जब हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि तुम जाओ वहाँ रहो उनके दरबार में गेस्ट के रूप में, और वहाँ देखो समझो कि उनका समाज, धर्म, राजनीति कैसी है, और उस पर एक पुस्तक लिखो ताकि अपन उनसे कुछ सीख सके और अपने यहाँ भी परिवर्तन कर सके। तो प्रेरित होकर मेगास्थनीज को भेजा था, ठीक है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा, यूनान का शासक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये 3-4 फैक्ट्स इससे रिलेटेड थे। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? यस और नो बोलो भाई। क्लियर हुआ? यस और नो, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 60, आंसर बताओ। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? द हड़प्पन साइट मांडा वॉज सिचुएटेड एट बैंक ऑफ द विच रिवर? किस नदी के किनारे है जी मांडा? मांडा किस नदी के किनारे है? जल्दी बताइए इसका आंसर मुझे। मांडा किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर मांडा। जल्दी फटाफट रिप्लाई करो, तब मैं इसका आंसर बताऊंगा और फिर इसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं, ठीक है। बताओ फटाफट। राइट आंसर सिंधु नहीं है, सिंधु नदी नहीं है भाई। 60 का जो राइट आंसर है वो है चेनाब। मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। राइट आंसर ए है, ए है इसका आंसर। अब यहां पर मैं तुम लोग को डेवलपमेंट बताता हूं। देखो इधर आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो चतुष्कोणीय उसका विकास है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो उसका नॉर्देस्ट पॉइंट है मांडा। साउथेस्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो ये है दैमाबाद। और अगर ईस्टेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आलमगीरपुर। और इसकी बात करें तो ये है सुतके गेडोर, ठीक है। ये वेस्ट का पार्ट है सुतके गेडोर। अब यहां पर आप देखिएगा कि मांडा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थेस्ट पॉइंट है, उत्तरोत्तर बिंदु है, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दैमाबाद है। ये दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है बॉस, महाराष्ट्र में। ये कहाँ है जी? महाराष्ट्र में, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ है जी? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। और इस समय ये है आपको गाजियाबाद में। जब ये ढूंढा गया था तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उस समय मेरठ डिस्ट्रिक्ट था। और अगर सुतके गेडोर देखेंगे तो ये बलूचिस्तान वाला गुजरात और बलूचिस्तान के क्षेत्र है,
ठीक है, ये क्षेत्र है आप देखेंगे इसके, तो मांडा उत्तरोत्तर बिंदु है, जम्मू एंड कश्मीर में है और चेनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद साउथेस्ट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर ईस्टेस्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर बिंदु, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद और सुदके गेडोर ये वेस्टेस्ट पॉइंट है पश्चिमोत्तर बिंदु। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ए। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। चलो 61 का आंसर बताओ। 61 का आंसर बताओ मुझे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हर मंडल किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है और उसमें मेंशन किए गए हैं उसके रिगार्डिंग कौन से उसके लिए गीत गाए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सोम, जो ये जो सोम वर्ड है, सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है जी? जल्दी बताओ। डी 10वें मंडल में, तो ऋग्वेद 10वें मंडल में तो मेंशन है उसका, कौन किसका? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है जी, 10वां नहीं है। राइट आंसर जो है वो है 9वां। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें सोम देवता को समर्पित किया गया है। उनके रिगार्डिंग इसमें कौन से गीत गाए जाएंगे, कौन सी आराधना की जाएगी, उसका मेंशन किया गया है। तो राइट आंसर सी है, 9वां मंडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में किस शासन काल के दौरान इसका विभाजन हुआ? किसके काल में विभाजन हुआ जी? अगर तुम लोगों को कॉन्फ्रेंस का पता होगा तो इसका आंसर भी तुम लोग आराम से दे सकते हो। मतलब जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुए चारों, अगर उस कॉन्फ्रेंस का पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है कनिष्क। और ये 4th कॉन्फ्रेंस जो हुआ था बुद्धिज्म का कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, उसी में बौद्ध धर्म अपनी आइडियोलॉजी को लेके 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये था काल कनिष्क का काल। कनिष्क कौन था? कुषाण शासक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? सीधा मतलब मैंने आपको कल बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सभ्यता के कंटेम्पररी 2 सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया और सुमेरिया, इराक और ईरान के, उनके साथ सीधे व्यापार करता था। कल मैंने इसका आंसर बताया था तुम लोगों को। बी लोथल। लोथल जो है वो अरब सागर के किनारे है गुजरात में, और वहां से अगर आप इनकी डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अरब सागर में, और काफी नजदीक भी है लोकेशन वाइज। तो लोथल से सीधा व्यापार करते थे, और लोथल इस समय का मतलब सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, सी पोर्ट था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ वैशेषिक दर्शन मतलब फिलोसॉफी? कौन थे जी इसका? चलो इसका आंसर बताओ। 64 का आंसर बताएं। 64 का आंसर बताएं। 64 का आंसर बताएं। राइट आंसर इज सी, कणाद या उलुक भी हम कह सकते हैं। आइए अब यहां पर कुछ फिलोसफीज हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछता है। वो कौन कौन सी फिलोसफी है उनको मैं एक लाइन में लिखता हूं, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ फिलोसफी है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछता है। ये गए दर्शन। कौन कौन से? तो पहला दर्शन योग, इसके प्रवर्तक कौन थे? एक्सपोनेंट तो इसके थे पतंजलि, बाबा रामदेव वाला।
दूसरा सांख्य, ये इसके प्रवर्तक थे कपिल। तीसरी फिलॉसफी है न्याय, इसके थे गौतम। ठीक है, उसके बाद चौथी जो फिलॉसफी है वो है सांख्य, पूर्व मीमांसा। जैमिनी, और पांचवा है वैशेषिक, इसके हैं कड़ाद या आप उलूक भी कह सकते हो। एक और फिलॉसफी है छठा, कौन? चारवाक। चारवाक, इसके प्रवर्तक चारवाक ही थे। ठीक है, ये एक मेटरलिस्टिक फिलोसोफर थे चारवाक। चारवाक के बारे में जहाँ कहते हैं कि मेटरलिस्टिक फिलोसोफर थे, इनका कहना था कि अगर मनुष्य को जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। अर्थात कि अगर आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो किसी भी हद से गुजर जाओ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। कहने का मतलब ये कि इन्होंने मनुष्य आत्मिक सुख को ही सबसे बड़ा सुख माना, शारीरिक सुख को ही सबसे बड़ा सुख माना है, और इसीलिए कहा है कि जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। मतलब इनका मतलब है कि बढ़िया घर गाड़ी सब कुछ आपके पास, बढ़िया लग्जरी सारी चीजें होनी चाहिए, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया वॉच, बढ़िया कैब, एवरीथिंग। तो ये इनका मानना है कि आप जो शारीरिक सुख है वो सबसे बड़ा सुख है। ये सुना है, ये अकाट्य सत्य है मेरे लाल। चारवाक फिलोसफी है, ये मेटरलिस्टिक फिलोसोफर है, और ये भौतिक सुखों को सर्वोच्च सुख मानते हैं। ये कहते हैं जीवन और मृत्यु कुछ नहीं होता भाई, मरने के बाद कौन कहाँ गया किसको क्या पता। जब तक जिंदा हो जितना चिलमचिली करना है, जितना आनंद लेना है ले लो, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होता। मरने के बाद कहाँ स्वर्ग है नरक है वो सब चीज सब कहानी है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक जितना खुश रह सकते हैं उसी में सबसे बड़ा खुशी। तो इसलिए जरूरत पड़े तो आदमी को कर्जा लेकर घी पीना चाहिए। लेकिन तुम लोग इस आइडियोलॉजी को मत मानना, क्योंकि ये आइडियोलॉजी सब पर सूट नहीं करती। कर्ज लोगे तो टेंशन में आओगे, टेंशन में आओगे तो फ्रस्ट्रेट होगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए फोर्थ क्या लिखा है? फोर्थ लिखा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा लिखा है मैंने, इसके प्रवर्तक थे जैमिनी। ठीक है मेरी कैप मस्त है, अब छोटा वाला कैप लाऊंगा मैं जिससे मेरा चेहरा दिखे। ये ज्यादा आगे है तो ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? ये सब भी ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ग्रीक मतलब यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जेंड्रेमीज किसे कहा गया है? अग्रमीज या जेंड्रेमीज किसे कहा गया है? ग्रीक्स ने इनाम दिया है भारत के एक रूलर को। बताओ भाई, आओ इसका आंसर। एक और नाम दिया गया सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया ये भी बताना। राइट आंसर क्या है? 65 का राइट आंसर बताइए। 65 का राइट आंसर, राइट आंसर इज डी। धनानंद को बोला है भाई यूनानी लेखकों ने, क्योंकि इसके काल में भी आप देखेंगे किसके, सेल्यूकस निकेटर के अटैक हुए और सेल्यूकस निकेटर के साथ धोखा किया इसने। तो सेल्यूकस यूनानी जो लोग थे उसने, उन लोगों ने इसको अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से उल्लेखित किया है। और जो सेंड्रोकोटस है ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है यूनानियों ने। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा गया, और बाद में इसी सेंड्रोकोटस को आइडेंटिफाई किया गया
चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आंसर बताओ इसका। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे जी? निर्मा सरफ से धोऊंगा नीरज। बढ़िया आंसर। किसने ए लिखा है? ए किसी ने लिखा था? नहीं। चलिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभ देव। ऋषभ देव वॉज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो है महावीर स्वामी। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो वो है ऋषभ देव। या पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो वो महावीर है। रीजन क्या है जी? तो रीजन ये है कि ऋषभ देव और पीछे के जो 23 तीर्थंकर हैं, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसको स्प्रेड नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए, आम आदमी आम जनों तक पहुंचा नहीं पाए। महावीर ने इसे आम जनों तक और दूर दराज के क्षेत्रों तक अपने इस ज्ञान का प्रसार किया, जिसकी वजह से इसे रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म अर्थात जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये पहले तीर्थंकर थे, ये फाउंडर हैं। ठीक है, और ये रियल फाउंडर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, ऋषभ देव। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें थे और अजीतनाथ ध्यान नहीं आ रहा है कौन से थे। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। आंसर बताओ। 67 का आंसर बताओ। 67 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताओ जी। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? Who was the first Gupta ruler to attain the title of महाराजा धीराज? राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्ता डायनेस्टी का पहला ग्रेट रूलर। चंद्रगुप्त प्रथम ने, मैंने आपको कल बताया था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, उसकी याद में चांदी के सिक्के जारी किए, उसके बाद गुप्त संवत शुरू किया 319-20 में, और इसके अलावा भारत में कह रहा हूँ, मतलब अपने शासन में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, थ्योरी ऑफ गॉडिश। इसका मतलब क्या होता है? बोला ऊपर भगवान और नीचे धरती पर मैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो फाइनल स्टेटमेंट है। तो देवत्व के सिद्धांत और अपने आप को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने, गुप्त शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। ये विष्णु के उपासक थे, गरुड़ इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, और इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण शुरू की, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, अश्वमेघ कर्ता, उसके बाद विक्रमादित्य, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइटल्स लिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पहला भारी भरकम टाइटल, मतलब अपने आप को सुपरमेसी के रूप में स्थापित करने के लिए इसने लिया, और वो टाइटल था महाराजा धीराज, मतलब महाराजों के महाराजा, सर्वोच्च व्यक्ति। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने थोड़े साम्राज्य का विस्तार किया। इसका बेटा समुद्रगुप्त के बारे में कहते हैं कि इसके काल में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। सर्वाधिक उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने पराजित किया, और इसकी जीत को लेकर इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त को इसको कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि ये वीणा बजाने में दक्ष था, मतलब कविताएं भी करता था। उसने अश्वमेघ करता, उसके बाद बड़ी बड़ी उपाधियां इसने समुद्रगुप्त ने धारण करी। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे कुमार गुप्त को महेंद्र गुप्त, महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। सब लोगों ने ऐसे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। ठीक है, तो ये महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, जो गुप्त शासक था। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक क्लियर हुआ जी? यस और नो बोलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आइए अब हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए जी? बताओ मैक्सिमम। चलिए एक और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं कि महावीर ने सर्वाधिक उपदेश या उनके जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है? बताओ। पाली तो हम समझ रहे हैं, पाली आम जनों की लैंग्वेज थी बिहार और यूपी में, आज भी पाली लैंग्वेज वहाँ पढ़ा जाता है। यूपीएससी में पाली साहित्य पढ़ते हैं लोग, ऑप्शनल के रूप में रखते हैं। पाली आम भाषा है, पाली में उन्होंने सर्वाधिक पुस्तकें लिखी और अपना उपदेश दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे महावीर ने अर्धमगधी भाषा में, अर्धमगधी और प्राकृत दोनों में ही दिया है, लेकिन उपदेश उन्होंने मोस्टली अर्धमगधी भाषा में दिया है, जो आम लोगों की भाषा थी, और जो उनके साहित्य हैं वो प्राकृत में लिखे गए। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा मिला है? हल का टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। कहां से मिला है जी? मिट्टी का बना हुआ हल। 69 का आंसर क्या है? ये है बनावली। बनावली कहाँ है जी? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है ये। ठीक है, ये आप देखेंगे यहां से हमें हल का टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ डिजाइनदार हल मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो कलिंग के नरेश थे खारवेल, इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से। ये महामेघवाहन वंश के एक फेमस रूलर्स थे खारवेल। ठीक है, कलिंग के शासक थे। राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, मुझे पूरी उम्मीद है इसका सभी लोग आंसर देंगे। मेघस्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में डैश का राजदूत था? इसका आंसर बता दिया मैंने पहले तुम लोगों को। 71 का आंसर बताओ। राइट आंसर तो सबको पता होगा, किसी कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसको नहीं पता होगा जी। तो यूनान, मैंने अभी बताया था, मेगास्थनीय यूनान का था, सेल्यूकस टिकेटर ने उसको भेजा था, और कई वर्षों तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और इसने किताब लिखी इंडिका, जो मौर्यकालीन समाज की जानकारी देता है। तो 71 का राइट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कौन था जी? उड़ीसा का तटीय प्रदेश जहां पर अशोक ने विजय प्राप्त करी थी, कौन सा है? राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इज डी, कलिंग। कलिंग जो है उड़ीसा में है, आज के उड़ीसा में, और ऐसा माना जाता है कि ये जो कलिंग है वहां पर बड़े पैमाने पर हाथी और सोने के खदान थे। तो उसको लूट और अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 में कलिंग पर अटैक किया था। ठीक है, और अटैक करके कलिंग को पूरी तरह से नहस तहस कर दिया, और इसी कलिंग युद्ध के बाद उसका मन बदल गया और उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। ठीक है, कलिंग उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है जी? प्रारंभ में राजगाह, जो आधुनिक डैश के राजगीर के प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, राजगृह भी बोलते हैं। कहाँ है जी ये राजगिरी? कहाँ है? उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, कहाँ पे है? बिहार में है राजगिरी, कल बताया था मैंने।
राजगिरी आएगा, वैशाली आएगा, लिच्छवी आएगा, पाटलिपुत्र आएगा, अंग आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ हैं? बिहार में हैं। मतलब मगध महाजनपदों में आप देखिए, ये जितने आप अंग आएगा, मगध, लिच्छवी, उसके बाद ये राजगीर, ये सारे के सारे बिहार के प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। चलो आज तुम लोग का यहाँ टेस्ट होगा। कल मैंने बताया था इन सारे शासकों का नाम। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा राजा मगध से संबंधित नहीं है। जल्दी बताओ, सब लोगों के आंसर चाहिए मुझे, एक दो नहीं, सबके सबके आंसर चाहिए। 3-4 लोगों ने ही आंसर दिया है। राइट आंसर महाराजा धीराज। बिंबिसार, इसका संबंध किस डायनेस्टी से था? रिप्लाई करो जल्दी मुझे, इसका और इसका। बिंबिसार का संबंध किससे था? हर्यक वंश से। अजात शत्रु का संबंध ये भी हर्यक वंश से। और महापद्म नंद ये नंद वंश से था। और महाराजा धीराज ये कोई राजा ही नहीं था, ये ऐसे ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? जल्दी रिप्लाई करो मुझे इसका, जल्दी रिप्लाई करो। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है जी? कौन सा गुप्त सम्राट है जिसने ये उपाधि ली थी? 14वीं विक्रमादित्य था ये। राइट आंसर कौन सा है? फटाफट सब लोग रिप्लाई करो यार, सो मत तुम लोग। अब विदाई की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, इसके बाद जाके खाना पीना खाना और चिल करना। तो सर 75 नहीं हुआ, 75 नहीं हुआ। कौन क्वेश्चन है जी 75? अच्छा, ओ गुड, 75 नहीं हुआ, इसका भी आंसर कर लेते हैं। आइए, चलो दोनों का आंसर बता दो। अर्थशास्त्र की रचना की गई किसके द्वारा? राइट आंसर बी, कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा। कल बताया था मैंने। ठीक है, चाणक्य ने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र। ये राजव्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है जो मौर्यकालीन राजव्यवस्था की जानकारी देती है। हालांकि इसमें सारी चीजें मेंशन है, लेकिन राजव्यवस्था पर लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, 76 किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और ये 14वें विक्रमादित्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही बड़े बड़े नवरत्न रहते थे, जिसके काल की वजह से कई बड़े साहित्य लिखे गए, जिसकी वजह से गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। ठीक है, विक्रमादित्य ये सूर्यपुत्र, इसको मतलब कहा गया कि ये सबसे बड़ा ऑनर था भाई। ये सन के बेटे हैं और इनसे बड़ा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। तो जो सबसे बड़ा वीर होता था वो ऐसे ऑनर्स लेता था। जैसे अभी आज मान लो मुझे उपाधि मिल गई परमवीर चक्र की, तो इसका मतलब मैंने पूरा युद्ध में अपना सर्वस्व निछावर किया और दुश्मनों को पूरा मारा और फिर भी अपनी जान बचाई या मैं मर गया, मरने के ऊपर। मान लो मुझे मिल गया अगर भारत रत्न, तो भारत रत्न से पता चला कि मैं भारत के अलावा मैंने विश्व में भी भारत का नाम रोशन किया है और मैं इंडिया का एक फेमस पर्सनालिटी हूँ, जिसको कई सारे क्षेत्र में मैं रिनोन्ड स्कॉलर हूँ। तो ऐसे बड़े ये लोग उपाधि लिया करते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां, जिससे एक तो अपने आप को सुपरमेसी बताते थे, सुप्रीम बताते थे, और दूसरे क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। ठीक है, तो ये इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसके काल में साम्राज्य का खूब प्रसार हुआ। मतलब अब एक तरह से कह लीजिए कि गुप्त एम्पायर जो है वो अपने पिक पर था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड किसका बेटा? समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, और इस चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, आंसर बताओ इसका। 77 का आंसर बताएंगे।
24वें जैन तीर्थंकर कौन थे जी? पार्श्वनाथ। ठीक है, ये थे 23वें और ये थे पहले, अश्वघोष नहीं थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताइए। हड़प्पा वासियों द्वारा पूजा की जाती थी, किसकी किसकी पूजा की जाती थी हड़प्पा वालों के बारे में? राइट आंसर बताओ, जल्दी रिप्लाई करो सब लोग। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी, मातृ देवी और पशुपति। कैसे जी? सुनिएगा, आप देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता का जो काल है, तो सिंधु सभ्यता को हम एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, मतलब विकसित सभ्यता के नाम से। विकसित इसलिए कि सिंधु सभ्यता के जितने प्रमुख स्थल थे वो सभी ने ये सभी के सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे, और नदियों के किनारे स्थित होने की वजह से उपजाऊ मिट्टी मिली। उपजाऊ मिट्टी की वजह से फर्टाइल लैंड मिला, मतलब उपजाऊ जमीन, और उससे प्रॉपर कृषि की, और कृषि करके उसका ट्रेड किया, अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, और उससे खूब सारा इनकम अर्न किया। इसलिए आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में हमें कहीं भी कोई भी लड़ाई के साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी हथियार नहीं मिला है जिससे पता चला है कि इन्होंने कोई युद्ध किया हो। कोई भी इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है सिंधु सभ्यता के काल में। ऐसा मानते हैं कि शांतिपूर्ण समाज था और फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक समाज, क्योंकि छोटी छोटी फीमेल्स मूर्तियां मिली हैं महिलाओं की, जिससे अनुमान लगाया कि मातृसत्तात्मक समाज था और शांतिपूर्ण समाज था। ठीक है, और कृषक और सरप्लस एग्रीकल्चर, अधिशेष कृषि करते थे और उसका आयात निर्यात करते थे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जितनी भी हमें चीजें मिली है वहां पर, जिसमें मैंने कल बताया था कि अधकटा सर मिला है, जिसकी दाढ़ी और पेट से निकला हुआ पौधा है, जिसमें उन्होंने मातृ देवी माना है। तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब जमीन की, जिससे वो आप देखेंगे सरप्लस एग्रीकल्चर करते थे। और पशुपति इसलिए कि कई जगह जो दाढ़ी युक्त जो स्टैचू मिला है उसको इन्होंने लॉर्ड शिवा मारा है। एक बात और आप देखेंगे, कुबड़ वाला सांड जो इस काल में था वो काफी पॉपुलर था। जो बुल है जिसका कुबड़ निकला होता है, आज भी आप देखेंगे उसको नंदी कहा जाता है, शिव का वाहन। आज भी आप देखेंगे कि अगर आप शिव मंदिर में जाएंगे तो ऐसे कुबड़ वाला सांड आगे बैठा होगा या शिव जी के साथ होगा। तो आज भी उसके ऊपर लोग गांव गांव घर घर घूमते हैं तो देखते हैं, तो लोग उसको पूजते हैं या दान देते हैं। तो उस जमाने में कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी और काफी प्रिय था उस लोगों को। और जो अधकटा सर मिला है दाढ़ी युक्त, उसको इन्होंने लॉर्ड शिवा मिला है, माना है। दूसरा, पहली बार जो स्वास्तिक चिन्ह है जिसकी आज हम लोग पूजा करते हैं, ये इसी समय मिला था जी, और इसकी भी पूजा शुरू हुई इसी काल में, और ये इसका क्रमिक विकास आज भी है। आज भी हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो स्वास्तिक बना के पूजते हैं। ठीक है, तो मातृ देवी उर्वरता की देवी, फर्टाइल लैंड के रूप में पूजते थे, और पशुपति लॉर्ड शिवा के रूप में पूजते थे। ठीक है, जैसे कुबड़ वाला सांड आप देखेंगे तो काफी लोकप्रिय था उस काल में, पॉपुलर था, जिसकी पूजा करते हैं। तो पशुपति भगवान शिव का दूसरा नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। समझ में आई बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताइए। मतलब इसका एक पॉपुलर स्थानीय नाम जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा, मोहनजोदड़ो। क्या नाम था जी? जल्दी बताओ। इसका नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर देंगे। पतंजलि संग्रह के लिए जाना जाता है। पतंजलि किस संग्रह के लिए जाना जाता है जी? जल्दी बताओ इसका आंसर। पतंजलि किस संग्रह के लिए जाना जाता है? पतंजलि किस संग्रह के लिए? अभी मैंने बताया था तुम लोगों को, योग सूत्र के लिए। योगा के बारे में ये टेक्स्ट, ये बुक लिखी गई है, इसमें डिफरेंट योगासन्स बताए गए हैं। ठीक है, पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र और आयुर्वेद का नहीं है, ये योग सूत्र के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, पतंजलि। और पतंजलि ने योग सूत्र लिखा और यही वही इसके प्रवर्तक थे।
समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? सबको क्लियर हुआ जी? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो और क्वेश्चन कर ले। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का। ये कह रहा है ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था नहीं थी। कौन सी व्यवस्था नहीं थी ऋग्वैदिक काल की जी? जल्दी बताओ इसका आंसर। 81 का आंसर बताएंगे मुझे कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था नहीं थी? संयुक्त परिवार की नहीं थी, एग्रीकल्चर की नहीं थी, विवाह प्रणाली की नहीं थी, या वर्ण व्यवस्था की नहीं थी? पूनम, सबने आंसर लगाया। कैसे? जवाब तो दो मुझे कि कैसे वर्ण व्यवस्था की नहीं थी। कौन रिप्लाई करेगा मुझे कि यही आंसर क्यों सही है? कोई रिप्लाई देगा मुझे कि आंसर डी ही क्यों सही है? आंसर डी ही क्यों सही है? हम्म? अच्छा, बाकी सारे सही है इसलिए। भाई संयुक्त परिवार था, सब एक साथ ग्रुप में रहते थे, कृषि भी करते थे, विवाह प्रणाली भी थी, आपस में एक दूसरे से विवाह करते थे। वर्ण व्यवस्था इस काल में नहीं था। नहीं का मतलब देखिएगा, मैंने कहा कि वैदिक जो काल है वो दो पार्ट में बटा। एक तो प्री वैदिक एज और दूसरा पोस्ट वैदिक एज। तो प्री वैदिक एज में वर्ण व्यवस्था का की शुरुआत हुई थी, था मतलब पूरी तरह से नहीं था। यहाँ पर कर्म के आधार पर वर्ण बनाया गया था ऋग वैदिक काल में। लेकिन पोस्ट वैदिक एज में ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं, कुल के आधार पर फिक्स कर दी गई। मतलब अब जो जिस कुल में पैदा होगा उसी वर्ण का रहेगा। यहाँ पर कर्म के आधार पर, क्योंकि ऋग्वेद में एक लड़का कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता क्षत्रिय है, मेरी माता वैश्य है और मेरा भाई शूद्र है। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्म पे आधारित थी, स्थापित नहीं हुई थी। नॉर्मली मानते थे वो, स्थापित नहीं हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको स्थापित कर दिया गया वर्ण व्यवस्था को, जिसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मेंशन किया गया कि बाद के काल में, उत्तर वैदिक काल में इसे कुल के आधार पर स्थापित कर दिया और जो जिस कुल में पैदा होगा उसी कुल का रहेगा। तो वर्ण व्यवस्था इस समय नहीं थी, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल की बात करता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ यहां तक सब लोगों का? यस और नो? जल्दी रिप्लाई करो मुझे। यहां तक क्लियर हो गया जी? सब लोग रिप्लाई करें, सब लोग रिप्लाई करें फटाफट। यहां तक क्लियर हो गया? दो लोगों ने ही बोला है क्लियर, बाकी लोगों का क्लियर नहीं है क्या? ठीक है, चलिए। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उस पर अपन कल डिस्कशन करेंगे। नए जोश और जुनून के साथ हम फिर कल मिलेंगे, सेम टाइम यहीं पर इसी समय, फिर नए जोश और उत्साह के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पीडीएफ पहले एक बार सारा 100 तक है, कल पूरा हो जाएगा, फिर मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को कल ही मिल जाएगा, 100 तक, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ। ठीक है, तो कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा गौतम। ठीक है, थैंक यू।